स्टूडेंट्स क्लास 6 के बच्चों को आज पढ़ना है हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे कि अविकारी शब्द है क्या। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष अथवा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता अर्थात अप्रभाव रहित रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द अथवा अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में क्या है कि जिस शब्द में लिंग में, न वचन में, न काल में, न पुरुष, न कारक में किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी शब्द है। अब अविकारी शब्द जो है, आप तो समझ गए कि अविकारी शब्द है क्या। जिसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द के भेद जो है 4 होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब अविकारी शब्द के कितने भेद हैं तो 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण क्या है, अब तो हम लोग समझ गए कि अविकारी शब्द क्या है। और अविकारी शब्द के 4 भेद में सबसे पहला क्रिया विशेषण को हम लोग समझेंगे कि क्रिया विशेषण है क्या। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहता है कि जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता जो प्रकट होगी उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दादी माँ, उदाहरण में देख लीजिए। जैसे में क्या बोलेंगे हम लोग, दादी माँ प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। तो रामायण तो पढ़ती है लेकिन इसकी विशेषता क्या है तो प्रतिदिन। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है जबकि खरगोश तेज भाग रहा है। इसमें कछुआ क्या है, कछुआ तो चलता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसकी क्रिया विशेषता है। और उसके बाद खरगोश तेज भाग रहा है, तेज जो है इसमें वो जो है इसकी क्रिया विशेषण है। उपयुक्त वाक्यों में आए प्रतिदिन, धीरे धीरे तथा तेज अविकारी शब्दों से क्रमशः पढ़ती है, चल रहा था एवं भाग रहा था क्रियाओं की विशेषताओं से पता चल रही है कि तथा ये जो है अव्यय क्रिया विशेषण है। तो इसमें आप सब क्लियर हो गया कि प्रतिदिन, धीरे धीरे, तेज अविकारी शब्दों के क्रमशः पढ़ती हैं, चल रहा था एवं भाग रहा था क्रियाओं की विशेषताओं से पता चल रही है कि अतः यह अव्यय क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण में फिर 3 भेद हैं कि 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के अंदर फिर अविकारी के 4 भेद हुए। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्रिया विशेषण में 4 भेद हैं। तो पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के करने या होने के स्थान का ज्ञात कराने वाले अविकारी शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब उदाहरण ले लीजिए, हाथी इस ओर आया, हाथी इस ओर आया नहीं गया, हाथी इस ओर गया। शेर कुएं के अंदर था। यहाँ अंदर और इस ओर ये जो है स्थान को सूचक कर रहा है, इसलिए कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है तो वहाँ पर स्थान से, जगह से मतलब है, जगह के परिवर्तन जो होगा वो उसका विशेषण होगा। समझे। तो उपयुक्त वाक्यों में इस ओर तथा अंदर शब्दों के क्रिया के स्थान पर बोध हो रहा है, अतः यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 होते हैं, एक है दिशावाचक, स्थितिवाचक। अब स्थानवाचक के अंदर 2 है। एक है दिशा आपको बताएगा किस दिशा में जाना है, दिशा को ये आपको बताएगा। और स्थितिवाचक में जैसे दिशा में क्या, सामने, ऊपर, नीचे, उधर, चारों ओर, दाएं बाएं, ये सब दिशा को बता रहा है।
और स्थिति में क्या है, आस पास, यहाँ वहाँ, आर पार, आगे पीछे, ये सब क्या है, स्थिति है। अब उसके बाद आपको आ जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल का मतलब समय। अब हम किस समय में क्रिया विशेषण करते हैं उसके बारे में। जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध हो। अब आपका अभिकारी शब्द जो है क्रिया किस समय में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। अब इसमें देखिए आपको समय दिया हुआ है 2 दिन, और 2 दिन का समय है, और लगातार जो है इसका क्रिया विशेषण काल है। और दादाजी सवेरे टहलने जा रहे हैं, तो सवेरे जो है वो क्रिया विशेषण है। टहलने जा रहे हैं ये क्या है, ये सवेरे जो हो गया, सॉरी काल हो गया, और टहलने जा रहे हैं ये क्रिया हो गया। तो उपयुक्त वाक्यों में लगातार था सवेरे शब्दों से क्रिया के होने के काल का पता चल रहा था, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। काल बिंदुवाचक, अवधिवाचक, बारवार्तक वाचक। ये जो है आपको कालवाचक, काल बिंदुवाचक जो है आज, सवेरे, सुबह, परसों, अब, जब, ये क्या है, काल समय को बता रहा है। और अवधिवाचक लगातार, दोपहर तक, सदैव, दिन भर, आजकल। बारंबारतावाचक पार्य, प्रतिदिन, हर रोज, रोज, बहुधा, अक्सर। ये आपको हो गया बारंबारतावाचक। ये है, इसको पढ़िएगा डिटेल से तो आपको पता चलेगा। पहले तो आप शॉर्टकट में पढ़े थे और क्लास में, लेकिन इसमें अब डिटेल दिया हुआ है कालवाचक क्रिया विशेषण में। फिर 3 है प्रकार हैं, उनको समझना होगा। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की विधि अथवा रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक कहते हैं। अब रीतिवाचक का मतलब हो गया जो हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसके बारे में हम लोग ये कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण में है, वह चुपचाप नेहा की बातें सुनती रही, अचानक झाड़ियों से शेर निकला। उपयुक्त वाक्यों में चुपचाप तथा अचानक शब्दों से क्रिया होने की रीति का पता चल रहा, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें क्या पता चल रहा है, रीति का, हमारे विधि का पता चल रहा है। जैसे चुपचाप, अचानक, ये जो है आपको उसका उदाहरण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। अब इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब उसमें भी आपको, अब रीतिवाचक इसमें डिटेल से बताया जा रहा है सब आपको। पहले आप शॉर्टकट में पढ़े थे, आप संक्षिप्त में पढ़े थे, अब इसको विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण को सिर्फ आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़े थे, लेकिन इसमें भी आपको भेद हैं, 4 भेद हैं। प्रकारवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, हेतुवाचक। अब प्रकारवाचक में है जैसे तैसे, अचानक, सहसा। और निश्चयवाचक में वास्तव में, निसंदेह, अवसर, जरूर, बेशक। और निश्चयवाचक में पार्य, कदाचित, अक्सर, बहुधा, शायद। हेतु में है क्योंकि, इसलिए, अतः, अतएव, क्योंकि, इसलिए। ये सारे उदाहरण जो है रीतिवाचक के हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। उसमें अब आपको रीतिवाचक में 4 नहीं, ये 7 है, और 3 इधर है। स्वीकृतिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। स्वीकृतिवाचक में ठीक है, जिसको हम लोग ये स्वीकार करते हैं बिल्कुल। और निषेधवाचक में कभी नहीं, कदापि नहीं। और प्रश्नवाचक में क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, मानो, स्वयं, यथाशक्ति, तक, ही, भर भी आदि। ये सारे जो है आपको रीतिवाचक के हैं, उदाहरण हैं। और रीतिवाचक के जो उसमें और भी प्रकार हैं उसको अलग अलग समझाया गया है। इसको ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए उसको। अब उसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको बता चुके हैं कि क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, अपरिमाणवाचक। अब हम लोग सबसे लास्ट में जो है परिमाणवाचक के बारे में पढ़ेंगे। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की मात्रा तथा परिमाण का बोध हो। अब किसी क्रिया से, अविकारी क्रिया शब्द से हम लोग उसका मात्रा क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब गिलहरी के पास ज़्यादा भोजन था, कल्लू पहलवान अधिक खाता है। यहाँ पर क्या है, मात्रा का जिक्र किया गया है, ज़्यादा और अधिक, ये मात्रा है।
तो इसमें जो क्रिया विशेषण में है, हम लोग जब इसका उपयोग करते हैं तो उसको अलग अलग तरह से बताया गया है, कहाँ पर रीतिवाचक का करेंगे, कहाँ पर परिमाणवाचक का करेंगे, तो उसको अलग अलग से आपको समझाया गया है। तो इसमें अब ज़्यादा है और अधिक है, ये परिमाणवाचक का आपको ये उदाहरण है। तो इसमें अब इसके अंदर भी आपको फिर परिमाणवाचक में आपको उसके अंदर कुछ भेद हैं, प्रकार हैं, जैसे अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। अब इसमें जो है अधिकतावाचक में अधिक, खूब, ज़्यादा, अत्यंत, न्यूनतमवाचक में है थोड़ा, कम, जरा, कुछ, तनिक, पर्याप्तवाचक में पर्याप्त, काफ़ी, तुलनात्मक में इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा सा, श्रेणीवाचक में क्रम से, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा आदि। ये जो है सारे परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। अब आपको कल बताया जाएगा, इसमें से कुछ और रह गया है थोड़ा सा, तो कल बताया जाएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन ABC हम बताएंगे। फाइंड द स्मॉलर फ्रैक्शन ईच पेयर। इसमें कंपैरिजन वाला फ्रैक्शन दिया गया है, जिसे 5/13 है और 5/8 है। 5/13 और 5/8। देखिए एकदम सिंपल सी 5/13 और 5/8। यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन को ध्यान से देखिएगा, ये 5/13 है और 5/8 है। मैं आपको प्रीवियस पीरियड में लेकर चलता हूँ। अगर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ आप सभी जानते हो। 1/2 का मीनिंग होता है कि किसी एक चीज़ को 2 भागों में बांटकर और एक भाग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जाम्पल है कि ये चौक आप दिखाई पड़ रहा है, इसका 1/2 करना है। तो 1/2 का मतलब हुआ एक चीज़ है और इसको 2 टुकड़ा ले लिए, और इस दोनों टुकड़ा में से एक टुकड़ा हम ले लेते हैं तो 1/2 होता है। तो ये 1/2 का मीनिंग ये हुआ। अब थोड़ा सा इस फ्रैक्शन को और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 5/6 लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यही हुआ कि एक चीज को, वस्तु एक ही रहेगी, सामान एक ही रहेगा, एक चीज को 6 भागों में बांट दिए हम और उसमें से 5 भाग ले लिए, तो उसको 5/6 हुआ। जैसे सिंपल एग्जांपल आपको दिए हैं कि अगर एक चौक है और इस चौक को 1/2 करने का मीनिंग क्या होता है कि एक चीज़ है और एक वस्तु है, उसको 2 भागों में बांट करके और एक भाग ले लेते हैं। अब यहाँ पर 5/6 है। 5/6 का मीनिंग क्या हुआ कि एक ही चीज़ को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 5 पार्ट ले लेते हैं, एक ही पार्ट छोड़ते हैं। तो 5 पार्ट ले लेते हैं, इसका मतलब 6 चीज़ था और एक ले लिए तो 5/6 हो गया। ऊपर जो नॉमिनेटर होता है ये लेने वाला होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 5/13 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि चीज़ एक ही है, उसको 13 भाग बांट करके और 5 भाग ले लिए। लेकिन यहां पर बोर्ड पर जो 5/8 लिखा हुआ है 5/13 का, तो ओरली मीनिंग क्या होता है? 5 में 13 से भाग देंगे, 5 में 13 से भाग देंगे। अब इसको पैसा में लेकर चलिए। अगर 5 रुपया को 13 हिस्सा करते हैं और 5 रुपया को 8 हिस्सा करते हैं, एकदम सिंपल बात। तो 5 रुपया को 13 भाग में बांटेंगे और 5 रुपया को 8 भाग में बांटेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि ये छोटा छोटा भाग होगा और ये थोड़ा सा बड़ा होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है उसका ये छोटा होगा पार्ट। अब इसमें बताना है कि स्मॉलर कौन है। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द स्मॉलर फ्रैक्शन, तो 5/13 क्या होगा? स्मॉलर होगा और 5/8 क्या होगा? लार्जर होगा। अब इसको 5/13 ही आपका आंसर हुआ। क्या हुआ? 5/13। तो स्मॉलर का मतलब क्या हुआ कि 5/आप 13 लिख दीजिए और ई साइन दे दीजिए और 5/8 लिखते। इसका मतलब क्या हुआ
कि 5/13 छोटा है और 5/8 क्या है, बड़ा है। तो ये आपका फ्रैक्शन आंसर में क्या होगा, 5/13। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से टोटल फ्रैक्शन को देखना है ना। अब जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको क्या करेंगे, एक और टेक्निक आप जान लीजिए। दूसरा टेक्निक है कि जैसे 5/13 है और 5/8 है, अगर ये बात आपको फ्रैक्शन में समझ में नहीं आता होगा तो एक सिंपल फॉर्मूला है कैंचिया गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, एक फ्रैक्शन और ये दूसरा फ्रैक्शन, इसका 8 इसका 5 मल्टीप्लाई होगा, इसका 13 और 5 क्या होगा, और दोनों अपने स्थान पर जहां के तहां रहेगा। अगर मान ले 5 × 8 मैंने लिखा तो इस 8 को 5 के पास ले गया, और ये 5 × 13 लिखा, इसका मतलब ये 13 को इस 5 के पास ले गया, दोनों दो हिस्से में है, तो 5/8 क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, और ये क्या होगा 65। इसका मतलब 65 वाला हिस्सा ये है और 40 वाला हिस्सा ये है। तो इसमें 40 छोटा हो गया, 65 क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी स्मॉलर 40 हो गया और लार्जर 65 हो गया। तो ये फ्रैक्शन आपका स्मॉलर हो गया। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ए सब बन जाएगा। अब बी नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, फाइंड द लार्जर फ्रैक्शन। इसमें क्या बताना है, लार्जर बताना है। तो दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने, है ना, कि लार्जर क्या है और स्मॉलर क्या है। अब सी में आइए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए यहां पर सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर में पहला क्वेश्चन है, क्या है, 3/5 7/9, 3/5 7/9 और 1/2 1/2 और 6/7 6/7। इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जब असेंडिंग सीख जाओगे तो डिसेंडिंग भी सीख जाओगे। असेंडिंग का मीनिंग क्या हुआ, बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा की तरफ, और डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ, बड़ा से छोटा क्रम। अब दोनों का आप हिंदी पूछ सकते हो। तो असेंडिंग का मतलब होता है आरोही। क्या होता है, आरोही। याद मत रखना सर, क्योंकि बड़ी भूल भूल वाला है। तो ये आरोही क्रम में करना है। आरोही का मतलब आरोही, 3 अक्षर है, यानी छोटा से शुरू करना है। अवरोही का मतलब बड़ा है, अवरोही। तो ये असेंडिंग में शुरू करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर केवल नंबर रहता, फ्रैक्शन में नहीं रहता तो आप पहचान जाते। अब ये फ्रैक्शन में है तो कैसे होता है, तो इसके सबसे पहले डिनोमिनेटर को ध्यान में रखा जाता है। डिनोमिनेटर 5 9 2 7, इसका एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखते हैं एलसीएम निकाल के क्या होता है। 5 9 2 और 7। अब इसमें से कैसे निकलेगा, न 3 से कटने वाला है, न 2 से कटने वाला है, न 7 से कटने वाला है, न 9 से कटने वाला है। तो जिसका अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो, है ना, तब अगर आप एलसीएम जानते हो, अगर एलसीएम में किसी नंबर से कटने वाला है तो उसको क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर निकाल देंगे। अब वो जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखिए टेक्निक क्या है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 जा 14 और 5 9 जा 45, तो यहाँ पर 45 में 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 4 जा 20, 2 4 4 जा 16 और 2 18, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, ये 0, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 630। अब देखिए ये 630 हो गया आपका क्या चीज, एलसीएम 630। अब जब हम इसको लेंगे, है ना, तो ये 630 कब होगा,
जब इसमें इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है? इक्वल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 को छोड़ देते हैं तो 63 जा 2 जा 3 2 जा 6 126। अब हमको 3/5, अब हमको 630 करना है। तो 5 तो है, अब इस 5 में 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 126 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक टर्म। दूसरा, ये 7/9 है। ठीक है, तो 7/9 क्या हुआ? इसमें अगर हम 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे 30 हो जाएगा, तो ऊपर भी 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तीसरा क्या है? 1/2 है। इसमें हमको 7×5 315। यहाँ पर 315 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 315 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 6/7 है, तो 7 को छोड़ दीजिए, 90 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब कैसे इक्वल हुआ देखिए, यहाँ पर 126 3 जा 36 18 बढ़ते 36 37 378/630। ठीक है, इसमें भी 630 और इसमें भी 630 और इसमें भी 630। देखिए नीचे डिनोमिनेटर इक्वल हुआ। अब ऊपर देखिए 490 315 9×6 54। अब आप इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 778 है, 490 है, सबका इक्वल बेस है, यानी सबका डिनोमिनेटर इक्वल है। तो जो ऊपर छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें सबसे छोटा, सबसे स्मॉलर क्या है? 315 है। तो 315 कौन है? 1/2 है। अब देखिए आंसर क्लियर हो रहा है। तो सबसे छोटा कौन है? 315/630 है। तो इस छोटे का मतलब क्या हुआ? 1/2। तो सबसे पहले 1/2 लिखते हैं। इससे बड़ा कौन है? तो 378 यानी 3/5 हुआ। और इससे बड़ा कौन है? 490, तो 7/9 हुआ। और सबसे लास्ट में कौन है? 540, तो सबसे लास्ट में क्या है? 6/7 यानी 6/7। तो ये जो फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। यानी डिनोमिनेटर को एलसीएम निकाल करके इक्वल करना पड़ेगा, तब आपका जाकर के असेंडिंग और डिसेंडिंग बता सकते हो। तो असेंडिंग क्लियर हुआ और डिसेंडिंग भी क्लियर हो जाएगा। बस यहीं तक आप बनाइए। क्वेश्चन A B C 3 गो बनेगा, तीनों आपका कंप्लीट हुआ। कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 6 इंग्लिश में लेसन 12 तानसेन। तानसेन को आप जानते ही हैं, द मैजिकल म्यूजिशियन, एक जादूगर संगीतकार का, जो एक नवरत्न हुआ करता था मुगल इम्पोरर, मुगल शासक अकबर के दरबार का। आप जानते ही हैं अकबर ने 9 रत्न रखे थे, यानी कि सभी क्षेत्रों में जो विशिष्ट हुआ करते थे उनको वो अपने दरबार में रखा करते थे। और उसी में से संगीत में एक थे हमारे तानसेन। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था और उनकी मृत्यु 1589 आगरा में हुई थी, 1589 में हुई थी।
आइए देखते हैं कुछ उनकी घटनाएं, छोटी मोटी पढ़ते हैं जिससे आपको भी कुछ उनके बारे में जानकारी मिल सके। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, आपने शायद तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैड एंड इज फेमस टिल डेट, पहले भी थे और आज तक ये हमारे भारत के फेमस रहे हैं म्यूजिशियन। ए सिंगर कॉल्ड मुक्तानंद मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर, ग्वालियर में बेहट एक क्षेत्र है जहाँ पे संगीतकार मुक्तानंद मिश्रा और उनकी वाइफ रहा करते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, उनका एक ही पुत्र था तानसेन। इट इज सेड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड, वह एक नॉटी यानी कि मतलब कि बच्चे जानते ही हैं बचपन में शरारती होते थे, सेम उसी प्रकार से तानसेन भी शरारती हुआ करते थे। ऑफ्टन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, अक्सर वो घर से निकलते और जंगल में खेलने भाग जाते। एंड सून लर्न टू इमिटिएट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और बहुत ही जल्दी पक्षियों की आवाज़ें सीख गए कि किस प्रकार से कौन पक्षी बोलते हैं, कौन सा एनिमल किस प्रकार से आवाज़ उत्पन्न करता है, ये सारी बातें वो बहुत ही जल्दी सीख गए। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक बहुत बड़े संगीतकार स्वामी हरिदास एक बार जंगल से गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो वो थक चुके थे। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए सैडी ग्रुप, तो जो वो ग्रुप था बच्चों का हरिदास का, उन्होंने सोचा कि एक झाड़ी के नीचे रुकते हैं और थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तानसेन ने देख लिया स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, उसे लगा कि कोई अपरिचित आदमी आया हुआ है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा इट विल बी फन टू फ्रिगेट डेम, मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, चलो मैं इनको डरवाता हूँ मजाक करके। ही बिहाइंड ए ट्री एंड रोरेट लाइक ए टाइगर, खुद को पेड़ के पीछे छुपा लिया और शेर की तरह गरजना चालू किया, टाइगर की तरह, बाघ की तरह। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, छोटे ग्रुप के बच्चे थे वो सब डर गए। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर डोंट बी अफेयर्ड, लेकिन स्वामी हरिदास ने कहा तुम सब डरो मत। ही सेड टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, वो कहते हैं कि बाघ जो होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं, डेंजरस नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, एक बार देखा जाए कि आखिरकार है क्या। सडनली वन ऑफ हिज मेन saw a स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड a ट्री, अचानक किसी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, उसने कहा कि कोई भी टाइगर नहीं है मास्टर यहाँ पे। ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय, उसने कहा कि यही बस एक छोटा सा बच्चा है और कोई नहीं है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसे उन्हें किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड योर सन इज वेरी नॉटी, वह तानसेन के साथ उसके पिताजी के घर गए और बोले कि आपका बेटा काफ़ी ही नटखट है। ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, इसके अलावा वो बहुत ही टैलेंटेड है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि अगर आप मुझे इसे दें तो मैं एक बहुत बड़ा संगीतकार इसे बना दूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, तानसेन स्वामी हरिदास के साथ चल दिया जब वो सिर्फ 10 साल का था। He lived with him for 11 years, 11 सालों तक उनके साथ रहा, संगीत सीखा and became a great singer, और एक महान गायक बना। At about this time his parents died, इस समय उसके माता पिता मर गए। मुक्तानंद मिश्रा dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद चौस ऑफ ग्वालियर, मुक्तानंद मिश्रा की इच्छा थी कि तानसेन जो है वो मोहम्मद गौस के पास जाए ग्वालियर। मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन, पवित्र आदमी थे मोहम्मद गौस। मुक्तानंद मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफ्टन विजिटेड हिम, इसके पिता मुक्तानंद मिश्रा जो थे बार बार वहाँ जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, तानसेन वाज ऑफ्टन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगननी, जब तानसेन अपने पिताजी के साथ ग्वालियर में रहा करता था तो अक्सर वो दरबार में जाया करता था रानी मृगननी के।
हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, वो भी एक बहुत बड़ी संगीतकार थी। देयर ही मीट एंड मैरिड वंस ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी, और वहीं पर उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से और उसी से तानसेन ने शादी कर लिया। ठीक है, आएगी कहानी कल के वीडियो में। थैंक यू।